नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा से। मणिपुर में हो रही हिंसा, दो बेटियों के साथ हुई दरिंदगी, ये तस्वीरें आप जब भी देखते हैं आपकी रूह कांप जाती होगी। लेकिन मणिपुर में हो रही हिंसा पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या प्रधान सेवक के पद पर उन्हें बिठाकर देश की जनता ने कोई गलती तो नहीं कर दी। ये सवाल पूछती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता सुप्रिया सुनिए जरा। आज इंडिया की बहुत बड़ी जीत हुई। 100 दिन से मणिपुर पर कुछ ना बोलने वाले, सदन से भागे भागे फिरने वाले, मुंह छुपाकर चले जाने वाले मोदी जी को इस अविश्वास प्रस्ताव ने मजबूर कर दिया कि उनको सदन आकर मणिपुर पर अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी और वक्तव्य देना पड़ा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। 2 घंटा 14 मिनट मोदी जी ने सदन में वक्तव्य दिया। आपको पता है वो मणिपुर पर कितनी देर बोले? 2 मिनट। सही सुना आपने, मणिपुर पर इस देश के प्रधानमंत्री 2 घंटा 14 मिनट में से 2 मिनट बोले, 6:44 से लेकर 6:46 तक। 2 घंटे 14 मिनट की स्पीच इतनी उबाऊ थी कि आपके सबसे प्रिय लोग ऊँग रहे थे। ये देखिए कैसे जम्हाई ले रहे थे ये लोग। खैर, 2 घंटा 14 मिनट बोलने के बावजूद प्रधानमंत्री मणिपुर पर 2 मिनट बोले, जैसा कि मैंने आपसे कहा। 1 घंटा 38 मिनट बोलने के बाद प्रधानमंत्री जी का गला सूख गया। इतना लांछन, इतना झूठ बोल चुके थे, इतना फेंक चुके थे, तो मोदी जी को पानी पीना था। ये तस्वीर याद है ना, अडानी के वक्त मोदी जी को प्यास लगी थी। फिर ये तस्वीर हम लोगों ने खूब यूज करी थी, क्योंकि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो जब 1 घंटे 38 मिनट के बाद मोदी जी को पानी पीना था, तो कैमरा मोदी जी से हटकर स्पीकर पर चला गया। मोदी जी ने पानी पी लिया। थक गए थे कोसते कोसते कांग्रेस को, विपक्ष को, राहुल जी को, सबको। तब विपक्ष को लगा कि ये बोलने वाले हैं नहीं, और उन्होंने वॉकआउट किया, और बिल्कुल सही किया। मोदी जी ने उसके बाद मणिपुर पर बोला। पहले तो वो 2-3 मिनट ये समझाते रहे कि अमित भाई सब बोल ही चुके हैं, और उसके बाद 6:44 पर 2 मिनट के लिए वो मणिपुर पर बोले। क्या बोले? बोले कि बहुत आहत हूं, महिलाओं के साथ गलत हुआ है और हम सबको साथ में मिलकर करना है, वहां पर शांति फिर से लौट रही है। ये बोले प्रधानमंत्री जी। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जिन लोग शहीद हो गए उनके लिए श्रद्धांजलि नहीं, कुछ नहीं। तो मोदी जी, आपसे 4 सवाल तो अभी भी बने हुए हैं। 100 दिन से मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर पर अपने आप ने चुप्पी अपने आप क्यों नहीं तोड़ी? उस भयावह वीडियो के बाद ही 36 सेकंड क्यों बोला? आपकी जिस सरकार पर ना आपके विधायक का, ना गवर्नर का, ना सुप्रीम कोर्ट का, आपके खुद के विधायक का विश्वास नहीं है, वो अभी तक क्यों बनी हुई है? क्यों बर्खास्त नहीं किए गए वीरेंद्र सिंह? और अंततोगत्वा मोदी जी, ये पूछना था, जिस शांति की आप बात कर रहे हैं, उस शांति में असम राइफल में और मणिपुर पुलिस में तनातनी है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ FIR कर रहे हैं। मणिपुर पुलिस वीरेंद्र सिंह को रिपोर्ट करती है और असम राइफल अमित शाह को रिपोर्ट करती है। ये शांति बहाल कर रहे हैं आप 21वीं सदी के मणिपुर में। तो ये असलियत थी मोदी जी के मणिपुर के भाषण की। चिरपरिचित अंदाज में स्क्रिप्ट लिखी लिखाई है, वही बोलते हैं। विपक्ष को कोसना है, नेहरू तक जाना है, राहुल जी के खिलाफ 4 शब्द बोल देने हैं, इधर उधर की बातें करनी है। मणिपुर पर डिस्कशन था और ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ अट्टहास, कोई महफिल सजी हुई है। हंसी, चुटकुले, मोदी जी हंसी नहीं रोक पा रहे थे अपनी। अरे कुछ नहीं तो उन 2 लड़कियों के बारे में ही सोच लिया होता जिनके साथ ये दरिंदगी हुई थी। बोल नहीं पाते आप, हंसना तो दूर की बात है। झूठ बोल गए। अभी थोड़े दिनों पहले पकड़े गए थे, एक IIT एक IIM हर साल खुलवा रहे थे, पता चला 5 साल से एक को नहीं खुला है। फिर बोल गए कि IIMC खुल रहा है मिजोरम में। अगस्त 2011 में खुला था IIMC, आपका उससे कोई लेना देना नहीं था। खैर, मोदी जी का जो ऑब्सेशन राहुल गांधी जी से है, वो आज फिर देखने को मिला। 2 घंटे 14 मिनट की स्पीच में लगातार कांग्रेस की ही, राहुल जी की ही बात करते रहे। कितने वीडियो देखते हैं भाई आप राहुल जी के? सब पता है आपको वो कहां शूट करते हैं, किससे बात करते हैं। जब किसान वाला वीडियो देख ही लिया तो समझ लिया किसानों को दिक्कत क्या है, तकलीफें क्या है, उनकी वेदना क्या है। और कुछ नहीं तो मोहब्बत देखी कैसे दिल खोल के लुटाई जाती है। थोड़ी आप भी सीखिए, उस कायर दिल में थोड़ी तो मोहब्बत भरी है। खैर, हमारे ट्वीट भी देखते हैं आप।
पसीना पोंछने वाला ट्वीट भी आपको याद आ गया, पानी पीने वाला जो हमने लगाया था वो भी याद आ गया, इसीलिए आपने कैमरा मुड़वा दिया। अच्छी बात है, ये डर ये खौफ अच्छा रहता है। लेकिन मोदी जी आज आपने एक बहुत बड़ी गलती की। आप अपने सांसदों को कुछ भी कहते रहिए, अपने चरण चुंबकों को कुछ भी डायलॉग बाजी करते रहिए। दो चीजें आपने साफ कर दी। एक पहली चीज आपने साफ कर दी कि अपने दिमाग बेलगाम प्रवक्ताओं को और फेक न्यूज की अपनी व्हाट्सएप फैक्ट्री को, अपने सोशल मीडिया की स्क्रिप्ट आप खुद लिखते हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो वो व्हाट्सएप का खर्रा पढ़ रहे हो जो आप पढ़ रहे थे सदन में भाषण अपना, बिल्कुल वैसा प्रतीत हो रहा था। तो स्क्रिप्ट तो आप खुद लिखते हैं, इसीलिए आपके पास वक्त नहीं है देश के काम करने का, क्योंकि आप फेक न्यूज फैक्ट्री चलाने में ही इतने मशगूल हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, आज आपने एक गलती कर दी। आप जो बात बंद पर्दों के पीछे कहते हैं ना, वो आपको खुले में नहीं कहनी चाहिए थी। ये देश सब कुछ सहता है, ये देश अपनी मां का अपमान नहीं सहेगा। भारत हमारी मां है, इंडिया हमारी सरजमी है, हमारी मातृभूमि है, इस पर फक्र है हमें, इसके लिए दिल धड़कता है। तो जब इंडिया का कोई विद्रूप करता है, जब इंडिया को कोई घमंडिया कहेगा, और वो भी देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। आपका डर दिखता है मुझे, आप सहमे हुए हैं इंडिया के सामने, क्योंकि आप जानते हैं कि जब इंडिया से किसी का सामना होता है तो शिकस्त सामने वाले की ही होती है, जीत हमेशा इंडिया की होती है। लेकिन आज आपने गलत कर दिया। अपने देश का नाम कौन विद्रूप करता है? उसको देश प्रेमी तो नहीं कहते हैं, उसको देशद्रोही कहा जाता है। आपको क्या घमंडिया एयरफोर्स, घमंडिया नेवी, घमंडिया आर्मी, घमंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नजर आता है? क्योंकि हमें तो इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस फोर्स, इंडियन डिफेंस नजर आता है, इंडियन एयरफोर्स नजर आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नजर आता है, इसरो नजर आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नजर आता है। क्या कह गए आज आप? ये आपने जंग देश से छेड़ दी है। और एक बात आपने और भी कही, उस पर तो आपसे सवाल है। भारत माता की जो आपने बात कही, क्या है भारत माता? भारत माता खेत है, खलिहान है, नाव है, नाले हैं, नदी है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, बाग हैं, बगीचे हैं, क्या है भारत माता? मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत माता सबसे ज्यादा भारत के लोग हैं, और भारत माता का एक अंश मुझ में भी है, और भारत माता का एक अंश आप में भी है। आप भारत माता की बात करिएगा। जो 5000 घर जले वो भारत माता के थे मणिपुर में। जो 160 लोग मरे वो भारत माता के बेटे और बेटियां थे। जो 60,000 भारत माताएं विस्थापित हैं, आंखों में आंसू लिए, जिनका सब कुछ तबाह हो गया है, उनके बारे में आप क्या कहिएगा? भारत माता का हनन, भारत माता के साथ ये बदसलूकी सिर्फ और सिर्फ एक देशद्रोही कर सकता है, एक देश प्रेमी कम ही नहीं। अपनी मां को गलत नाम से बुलाने का काम सिर्फ एक एंटी नेशनल आदमी कर सकता है, एक इंडियन नहीं। जिसके दिल में इंडिया धड़कता है वो इंडिया को इंडिया के नाम से बुलाएगा, घमंडिया के नाम से नहीं। एक बहुत बड़ी गलती आज आप कर गए। आप नेहरू और इंदिरा जी तक तो पहुंचते ही हैं, लेकिन आज आपने देश की सबसे बहादुर बेटी के खिलाफ जो कहा वो अक्षम्य अपराध कर दिया आपने। आपने कच्छ तीवु द्वीप की बात करी श्रीलंका के 1974 में, वो समझौते में देना पड़ा। आपको पता है क्यों देना पड़ा? क्योंकि श्रीलंका से सटा हुआ था और इस शर्त पर देना पड़ा कि हमारे मछुआरे आज भी वहां पर डेरा डालते हैं, और ये हुकूमत हमने करी थी। 1966 में एयरफोर्स ने बमबारी करी थी, मिजोरम में बिल्कुल करी थी। आपको पता है क्यों की थी? क्योंकि वहां पर बागी ने ट्रेजरी पर आधिपत्य जमा लिया था, एमएनएफ का झंडा गाड़ दिया था, आर्मी दूर थी। इंदिरा जी को एयरफोर्स से बमबारी कराकर वापस भारत का झंडा वहां लगवाना पड़ा। आप इंदिरा और नेहरू जी की बात कर नहीं सकते हैं। आप तो बिना बुलाए बिरयानी खाने लाहौर पहुंच जाते हैं। आप तो आईएसआई को पठानकोट बुला लेते हैं। चीन का नाम लेने में तो आपकी घिग्गी बन जाती है। आप क्या बात करिएगा इंदिरा और नेहरू की? नेहरू ने सैन्य शक्ति के बल पर गोवा और पुद्दुचेरी को अपने साथ मिलाया था। इंदिरा ने सिक्किम को सैन्य शक्ति के बल पर अपने साथ मिलाया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश को जन्म दिया, जिसकी वजह से हमारी सेना आज 2 छोरों पर तैनात होती है, 3 पर नहीं। आप किसकी बराबरी करने निकले हैं? आप व्हाट्सएप की फेक न्यूज फैक्ट्री के संचालक हैं, उसके चीफ आर्किटेक्ट हैं। यह पूरी तरह से आज साफ हो चुका है। जिस निम्न स्तरीय भाषा का, जिस निम्न स्तरीय रवैये का आज आपने एक प्रमाण दिया सदन में खड़े होकर, वो कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि सत्ता खोने का दुख आपको ग्रसित कर चुका है।
वो दिखाता है कि इंडिया का खौफ और डर आप में व्याप्त हो चुका है। यह खौफ अच्छा है। आप इंडिया को किसी भी नाम से बुलाइए, इंडिया हमारे दिल में धड़कता है और इंडिया के लिए हंसते हंसते हमारे पूर्वजों ने और आज हम भी अपने प्राण की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। तो आपने मणिपुर को अपने हाल पर छोड़ दिया है। इंडिया मणिपुर के आंसू भी पोंछेगा, ढांढस भी बंधाएगा और यह विश्वास भी दिलाएगा कि हम उसके साथ हैं और दुख की इस घड़ी को मिलकर पार कर लेंगे। तो देखा आपने और सुना भी। दरअसल आपको बता दें कि कल यानी कि बीते 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सदन में भाषण था। मणिपुर पर हुई चर्चा को लेकर जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था विपक्ष की तरफ से, आखिरकार कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर भाषण देते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री का भाषण भी आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है सुनना। सुनिए जरा। मैं अपने विपक्ष के साथियों की एक बात के लिए आज तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि वैसे तो वो सदन के नेता को नेता मानने को तैयार नहीं है। मेरे किसी भाषण को उन्होंने होने नहीं दिया है, लेकिन मुझ में धैर्य भी है, सहन शक्ति भी है और जेल भी लेता हूं और वो थक भी जाते हैं। लेकिन एक बात के लिए मैं तारीफ करता हूं, सदन के नेता के नाते मैंने 2018 में उनको काम दिया था कि 2023 में आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर, और मेरी बात मानी उन्होंने। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि 18 के बाद 23 में 5 साल मिले, थोड़ा अच्छा करते, अच्छे ढंग से करते, लेकिन तैयारी बिल्कुल नहीं थी। कोई इनोवेशन नहीं था, कोई क्रिएटिविटी नहीं थी, न मुद्दे खोज पा रहे थे। पता नहीं, ये देश को इन्होंने बहुत निराश किया है। राष्ट्र चलिए कोई बात नहीं, 2028 में हम फिर से मौका देंगे। लेकिन मैं इस बार उनसे आग्रह करता हूं कि जब 28 में आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हमारी सरकार के खिलाफ, थोड़ी तैयारी करके आइए, कुछ मुद्दे ढूंढ करके आइए। ऐसे क्या घिसी पिटी बातें लेकर के घूमते रहते हो? और देश की जनता को थोड़ा विश्वास इतना मेरे से कि चलो भाई आप विपक्ष के भी योग्य हो, इतना तो करो। आपने वो योग्यता भी खो दी है। मैं आशा करता हूं कि वो थोड़ा होमवर्क करेंगे। तू मैं और चिल्लाना, चिखना, नारेबाजी करना, उसके लिए तो 10 लोग मिल जाएंगे उनको, लेकिन थोड़ा दिमाग वाला भी काम कीजिए ना। आदरणीय अध्यक्ष जी, राजनीति अपनी जगह पे है। संसद ये दल के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। संसद ये देश के लिए सम्माननीय सर्वोच्च संस्थान है, और इसलिए सांसदों के लिए भी इसके प्रति गंभीरता होना बहुत जरूरी है। देश इतने संसाधन लगा रहा है, देश के गरीब के हक का यहां खर्च किया जाता है, यहां का पल पल का उपयोग देश के लिए होना चाहिए, लेकिन ये गंभीरता विपक्ष के पास नजर नहीं आ रही है। इसलिए अध्यक्ष जी, ये राजनीति ऐसी तो नहीं हो सकती चलो खाली है जरा संसद घुमाते हैं, इसलिए संसद है क्या? ये तरीका होता है क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, ये चलो संसद घुमाते भावना से राजनीति तो चल सकती है, देश नहीं चल सकता है। यहाँ देश चलाने के लिए हमें काम दिया है, और इसलिए उस जिम्मेवारी को अगर पूरा नहीं करते हैं तो हम जनता जनार्दन का, अपने मतदाताओं का विश्वासघात करते हैं, और इन्होंने विश्वासघात किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा इस देश की जनता पर अटूट विश्वास है, अपार विश्वास। और मैं अध्यक्ष जी विश्वास से कहता हूं
कि हमारे देश के लोग एक प्रकार से अखंड विश्वासी लोग हैं। 1000 साल की गुलामी के कालखंड में भी उनके भीतर के विश्वास को कभी उन्होंने हिलने नहीं दिया था। ये अखंड विश्वासी समाज है, अखंड चैतन्य से भरा हुआ समाज है। ये संकल्प के लिए समर्पण करने की परंपरा को लेकर चलने वाला समाज है। वयम राष्ट्रांग भूतः कह करके देश के लिए उसी संवेदना के साथ काम करने वाला ये समाज है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, ये ठीक है कि गुलामी के कालखंड में हम पर बहुत हमले हुए, बहुत कुछ झेलना पड़ा हमें, लेकिन हमारे देश के वीरों ने, हमारे देश के महापुरुषों ने, हमारे देश के चिंतकों ने, हमारे देश के सामान्य नागरिक ने विश्वास की उस लौ को कभी बूझने नहीं दिया था जी। कभी भी वो लौ कभी बूझी नहीं जी। और जब लौ बूझी नहीं तो उस प्रकाश पुंज की साए में आज लोग हम उस आनंद को ले रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, बीते 9 वर्षों में देश के सामान्य का मानवीय का विश्वास नई बुलंदियों को छू रहा है, नए अरमानों से को छू रहा है। मेरे देश के नौजवान विश्व की बराबरी करने के सपने देखने लगे और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। हर भारतीय विश्वास से भरा हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज का भारत न दबाव में आता है न दबाव को मानता है। आज का भारत न झुकता है, आज का भारत न थकता है, आज का भारत न रुकता है। उस समृद्ध विरासत विश्वास लेकर के, संकल्प लेकर के चली है। और यही कारण है, जब देश का सामान्य मानवीय देश पर विश्वास करने लगता है तो दुनिया को भी हिंदुस्तान पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। आज जो भी दुनिया का विश्वास भारत के प्रति बना है, उसका एक कारण भारत के लोगों का खुद पर विश्वास बढ़ा है। यह सामर्थ्य है। कृपा करके इस विश्वास को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। मौका आया है देश को आगे ले जाने का। समझ नहीं सकते तो चुप रहो, इंतजार करो, लेकिन देश के विश्वास को विश्वासघात कर करके तोड़ने की कोशिश मत करो। आदरणीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में विकसित भारत के एक मजबूत नींव रखने में हम सफल हुए हैं और सपना लिया है 2047 जब देश आजादी के 100 वर्ष मनाएगा। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होते पर ही अमृतकाल शुरू हुआ है और अमृतकाल के प्रारंभिक वर्षों में है। तब इस विश्वास के साथ मैं कहता हूं, जो नींव आज मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, उस नींव की ताकत है कि 2047 में हिंदुस्तान विकसित हिंदुस्तान होगा, भारत विकसित भारत होगा साथियों। और ये देशवासियों के परिश्रम से होगा, देशवासियों के विश्वास से होगा, देशवासियों के संकल्प से होगा, देशवासियों की सामूहिक शक्ति से होगा, देशवासियों की अखंड एक नाच के पुरुषार्थ से होने वाला है। ये मेरा विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हो सकता है यहां जो बोला जाता है वो रिकॉर्ड के लिए तो शब्द चले जाएंगे, लेकिन इतिहास हमारे कर्मों को देखने वाला है। जिन कर्मों से एक समृद्ध भारत का सपना साकार करने के लिए मजबूत नींव का कालखंड रहा है, उस रूप में देखा जाएगा। इस विश्वास के साथ आदरणीय अध्यक्ष जी, आज सदन के सामने मैं कुछ बातें स्पष्टतापूर्वक करने के लिए आया था और मैंने बहुत मन पर संयम रख करके उनकी हर अपशब्दों को हंसते हुए, अपने मन को खराब न करते हुए 140 करोड़ देशवासियों को, उनके सपनों और संकल्पों को अपनी नज़र के सामने रख करके मैं चल रहा हूँ।
मेरे मन में यही है। और मैं सदन के साथियों से आग्रह करूंगा, आप समय को पहचानिए, साथ मिलकर के चलें। इस देश में मणिपुर से भी गंभीर समस्याएं पहले भी आई, लेकिन हमने मिलकर के रास्ते निकाले हैं। आओ मिलकर के चलें, मणिपुर के लोगों को विश्वास देकर के चलें। राजनीति के खेल करने के लिए मणिपुर की भूमि का कम से कम दुरुपयोग न करें। वहाँ जो हुआ है वो दुखपूर्ण है, लेकिन उस दर्द को समझ करके दर्द की दवाई बन करके काम करें। यही हमारा रास्ता होना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस चर्चा में बहुत समृद्ध चर्चा इस तरफ तो हुई है। एक डेढ़ घंटा विस्तार से सरकार के काम का हिसाब देने का हमें अवसर मिला है। और मैं, अगर ये प्रस्ताव ना आया होता तो शायद हमें भी इतना कुछ कहने का मौका न मिलता। तो फिर एक बार प्रस्ताव लाने वालों का तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ, लेकिन ये प्रस्ताव देश के विश्वासघात का प्रस्ताव है। ये देश को की जनता अस्वीकार करे ऐसा प्रस्ताव है। और इसके साथ मैं फिर एक बार आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने और सुना भी। अब सुप्रिया सुले का साफ तौर पर एक सवाल है। 2 घंटे से ज्यादा का भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं और उसमें से मणिपुर के लिए 5 मिनट भी प्रधानमंत्री नहीं निकल पाए। अब इससे आप सभी को समझ आ जाएगा कि मणिपुर की कितनी फिक्र देश के प्रधानमंत्री को है, मणिपुर की बेटियों की कितनी फिक्र प्रधानमंत्री को है, जनता की कितनी फिक्र प्रधानमंत्री को है। आप सभी को समझ आ रहा होगा कि इस वक्त जनता कितने बड़े संकट में फंस चुकी है। सवाल ये उठ रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा और उस पर सुप्रिया सुले जो कहते हुए नजर आ रही है, क्या वो सही है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर को लेकर कल जो कुछ भी कहा, क्या वाकई में वो सुनकर ऐसा लगा कि एक प्रधान सेवक मणिपुर की जनता के बारे में बात कर रहा है, उनके हित के बारे में बात कर रहा है? आज के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।